साथियों नमस्कार। अध्याय नंबर 4 में आज अपन बात करने वाले हैं सबमिशंस के ऊपर कि सबमिशंस जो है इस केस में क्या क्या दिए गए। तो इसके लिए डायरेक्टली जो है आपको आना है पेज नंबर 24 के ऊपर और मैं सबमिशंस को पढ़ते जा रहा हूँ और उसके साथ साथ उसको हिंदी में जो है समझाने का प्रयास मैं करूँगा। दैट क्वेश्चन फॉर द कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन एप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड एंड हैज़ द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन मे हैव टू बी फ्रेम्ड बाय दिस कोड। तो उनका पहला कंटेंशन ये था कि जो क्वेश्चन पर कोड को विचार करना है वो कोड ने प्रॉपरली फ्रेम नहीं करा है। एक प्रॉपर क्वेश्चन जो है कोड को फ्रेम करना चाहिए। He has submitted that normally in case under section 7 and 13(1)(d), the complainant is expected to prove about the prior demand and subsequent demand and acceptance of the illegal gratification by a public servant। कि अगर मामला धारा 7 या धारा 13(1)(d) का है तो वहाँ पर प्रायर डिमांड को और ट्रैप प्रोसीडिंग में डिमांड हुई है उसको और रिसीप्ट को और एक्सेप्टेंस को भी साबित करना होगा परिवादी को। But if his evidence is not available, it would imply that there is no direct evidence। तो अगर परिवादी की एविडेंस नहीं है तो इन दो फैक्ट्स की भी एविडेंस वहाँ पर नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। The issue before the constitutional bench is whether the aforesaid two facts could be proved by any other mode in absence of direct demand, so that the guilt of public servant could be brought home। तो यहाँ पर प्राइम क्वेश्चन क्या है कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो क्या अदर फैक्ट से भी डिमांड को प्रूव किया जा सकता है। ये प्राइमरी क्वेश्चन तय करना था संवैधानिक बेंच को। इन दिस रिगार्ड आवर अटेंशन वॉज ड्रॉन टू सेक्शन 7, 13(1)(d) एंड सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट एज दे स्टूड प्रायर टू अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। मच एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन द एक्सप्रेशन एक्सेप्ट, ऑब्टेन, एग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। और यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि उनका ध्यान जो है धारा 7, धारा 13(1)(d) और धारा 20 की ओर दिलाया गया और खासकर 4 वर्ड्स पे जो है एम्फेसाइज किया गया। वो वर्ड्स क्या थे उसको भी आप नोट कर लीजिए। एक तो है एक्सेप्ट, दूसरा है ऑब्टेन, तीसरा है एग्री टू एक्सेप्ट और चौथा है अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं जो कंटेंशंस रेज हुए हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, अगर हम धारा 20 की बात करें विच डील्स विद द रेजिंग ऑफ लीगल प्रिजम्पशन विद रिगार्ड टू मोटिव और रिवॉर्ड, जो कि बात करता है लीगल प्रिजम्पशन की इन कॉन्टेक्स्ट टू मोटिव और रिवॉर्ड। Elaborate argument was made on difference between acceptance and obtain। तो इस पर्सपेक्टिव में एट लेंथ आर्ग्यूमेंट किए गए जिसमें डिफरेंशिएट किया गया एक्सेप्टेंस को और ऑप्टेन को और सबमिट किया गया इन बोथ द केसेस देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, कि यहाँ तो ऑफर है या एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर है। इफ द ऑफर इंटर एलिया इमेंट्स फ्रॉम द ब्राइब गिवर विदाउट देयर बीइंग एनी डिमांड फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट and later simply accept the offer and receive the illegal gratification, it is a case of acceptance only। कि यहाँ पर कोई डिमांड जो है पब्लिक सर्वेंट की नहीं है, खुद ब्राइब गिवर जो है उसको इंड्यूस कर रहा है कि आप पैसा ले लो और वो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट सिर्फ पैसा लेता है, तो इट इज़ अ केस ऑफ मियर एक्सेप्टेंस। ठीक है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द PC एक्ट। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस as dealt with section 7 of the act, there need not to be any prior demand by the public servant। और केस अगर एक्सेप्टेंस का है तो कोई प्रायर डिमांड की जो है रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है सेक्शन 7 के हिसाब से। ऑन अदर हैंड इन केस ऑफ ऑब्टेनमेंट द ऑफर इमेंट्स फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, अगर केस ऑब्टेन का है तो वहाँ पर ऑफर आएगा पब्लिक सर्वेंट के पार्ट पे। ही मेक्स अ डिमांड एंड ब्राइब गिवर हैज़ टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड हैज़ टू पे द डिमांडेड ग्रेटिफिकेशन, कि वो एक डिमांड रेज कर रहा है और जो ब्राइब गिवर है उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस अमाउंट को जो है पे कर रहा है, जो कि इंटर एलिया रिसीव किया जाएगा बाय द पब्लिक सर्वेंट। दस इन केस ऑफ ऑब्टेनमेंट देयर इज अ प्रायर डिमांड, तो वहाँ पर क्या होगी, प्रायर डिमांड दिखाई देगी ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। इन सच अ केस ऑल्सो द डिमांड एंड द एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। दिस एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस। दिस एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(d) एंड प्रायर डिमांड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज साइन गोवन ऑन फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 13(1)(d। क्लियर है? और इस बात की पुष्टि होती है बी जयराज के अंदर भी और पी सत्यनारायण मूर्ति में और किशन चंद मंगल में और सी के दामोदरन नैयर में और किशन चंद्र में। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएट कोर्ट ने जो है किया और करने की जो है कोशिश करी और इसके साथ साथ जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे उसको इस तरह से जो है सपोर्ट भी किया गया। क्लियर है? चले आगे अब चलिए। दस इफ देयर इज अ डिमांड फॉलोड बाय अ रिसिप्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट द एक्ट ऑफ ऑब्टेनमेंट अंडर सेक्शन 13(1)(d) इज कंप्लीट। It is not necessary to prove the motive or reward as the same is totally foreign to section 13(1)(d) of the Act।
Therefore, Section 20 of the Act does not pertain to legal presumption to be raised for an offence under Section 31D of the Act। तो मोटी मोटी बात क्या थी कि अगर डिमांड है और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये केस 13(1)D का है, जिसमें जो बेसिक प्रिजम्पशन है सेक्शन 20 का वो ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो डिमांड करना और उसके कॉन्सिक्वेंस में लेना अपने आप में ही पर्याप्त है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)D ऑफ द PC एक्ट। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब हम 13(1)D के शिकार हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिमांड और एक्सेप्टेंस। पर सिर्फ सेक्शन 7 लगा हुआ है तो डिमांड से ज़्यादा फोकस हमें करना है एक्सेप्टेंस वाले पार्ट पे, अगर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई डिमांड नहीं है, ब्राइब गिवर आपको ब्राइब देना चाहता है और आपने ब्राइब ले ली, सिंपल एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पर सेक्शन 7 जो है कॉन्सिडर्ड होगा। और अगर सिंपल केस डिमांड का है तो वहाँ पर डिमांड भी प्रोसिक्यूशन को साबित करनी पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कोई तकलीफ नहीं अपने को। चलिए अपन अब आ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे, पेज नंबर 25 पे। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट इन केस ऑफ ऑब्टेनमेंट द रिसिप्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन इन परजुएंस ऑफ डिमांड मस्ट बी प्रूव, कि जो रिसिप्ट है ग्रेटिफिकेशन की इन परजुएंस ऑफ डिमांड, इसको जो है प्रूव करना पड़ेगा, जो कि प्राइमरी फैक्ट इन इशू है। अगर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है तो मिया डिमांड से केस जो है नहीं बनेगा। इफ़ डिमांड इज कंस्टिट्यूट एज एन अटेम्प्ट देन सच अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इज एन ऑफेंस। अगर डिमांड जो है एक अटेम्प्ट है और वो प्रूव हो जाता है तो उस पर्सपेक्टिव में इसे एक ऑफेंस सेक्शन 7 में हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है, चले आगे। चलिए अपन अब आते हैं पैरा नंबर 6 के ऊपर। फर्दर अंडर सेक्शन 13(1)D obtainment could be proved by oral evidence and by documentary evidence and by statutory presumption and circumstantial evidence। तो ये कंटेंशन में था कि जो केस 13(1)D का है वहाँ पर हम केस को प्रूव कर सकते हैं 4 मेथड से, या तो ओरल एविडेंस हो, या डॉक्यूमेंट्री हो, या स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन हो, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। दैट द पर्सन टू होम द डिमांड वॉज मेड कुड लेट इन द ओरल एविडेंस, जिससे डिमांड की गई है वो भी सक्षम साक्ष्य है और वो कोर्ट में आके टेस्टिफाई कर सकता है एज पर सेक्शन 59 एंड 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसकी एविडेंस जो है डायरेक्ट एविडेंस मानी जाएगी। एंड फर्दर इफ एनीबॉडी एल्स वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिमांड, अगर कोई प्रेजेंट उस समय है तो वो भी अपनी साक्ष्य दे सकता है, और वो भी सेक्शन 59 और 60 के पैरामीटर में आएगी, और इट वुड बी अ डायरेक्ट एविडेंस टू द केस। इन केस द पर्सन टू होम द डिमांड वॉज मेड इज ईदर डेड और अनअवेलेबल, कि जिससे जो है डिमांड की गई है वो नहीं आ पाता है, उसकी मृत्यु हो गई, या वो अनअवेलेबल है, या वो हॉस्टाइल हो गया, एंड देर इज़ नो डायरेक्ट आई एविडेंस ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट ऑफ डिमांड, देन इन एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंस द अक्यूज इज इंटाइटल्ड टू एक्विटल। अगर ये पैरामीटर्स नहीं है और अदर फैक्ट्स भी नहीं है इन्फ्रेंस ड्रॉ कराने के लिए, तो अक्यूज को जो है बरी करना चाहिए। हाउएवर इफ डिमांड इज प्रूव्ड बाय एनी डॉक्यूमेंट, for example demand made through email, letter or any other communication, means the said fact to be proved by documentary evidence in absence of any direct or ocular evidence, although the complainant or the person to whom the demand has been made is not available. In that scenario the accused is entitled to be acquitted। अगर डिमांड की गई है उसका साक्ष्य प्रोसिक्यूशन जो है नहीं दे पा रहा है, तो उस परिस्थिति में अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो अक्यूज को बरी कर देना चाहिए। तो ये तो निकल के आ रही है एनालॉजी बार बार भाई, जो आप आर्गूमेंट कर रहे हो। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट, उनका ये भी आर्गूमेंट है कि सेक्शन 20 जो है मैंडेट करता है लीगल प्रिजम्पशन को। द प्रिजम्पशन इन रिलेशन टू एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड और एग्रीड टू बी एक्सेप्टेड और डिमांडेड टू बी ऑब्टेन्ड एज मोटिव और रीअबॉर्ड। तो मोटी मोटी बात क्या है कि जो प्रिजम्पशन है वो रेस्ट्रिक्ट है इन शर्तों के अंदर। वो शर्तें कौन कौन सी, या तो उसको एक्सेप्ट है, या उसको ऑब्टेन किया गया, या उसको एग्री टू एक्सेप्ट है, या डिमांड किया गया एज अ मोटिव और रीअबॉर्ड एज पर सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो कुल मिला के ये एक कंडीशनल प्रिजम्पशन है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है। द सेट प्रिजम्पशन कैन बी रेज्ड ओनली ऑन प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट और एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द इलीगल ग्रेटिफिकेशन, और जनरल परिस्थितियों में इसको रेज नहीं किया जाता। तो कुल मिला के प्रोसिक्यूशन को जो बेसिक टेनेंट है या जो बेसिक फाइबर हैं ऑफेंस के वो प्रूव करने होंगे। अगर बेसिक फाइबर प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता है तो वहाँ पर अक्यूज को दोषित नहीं करना चाहिए। ये आर्गूमेंट्स रेज किया गया। The legal presumption that could be raised under section 20 of the Act is in contradiction to a presumption that raised under section 114 of the Indian Evidence Act by citing an example it was sought to be contained। और ये भी तर्क है कि जो सेक्शन 20 PC Act का जो प्रिजम्पशन है वो विरोधाभास में है सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के। और एग्जाम्पल क्या दिया कि इफ़ टेंटेड करेंसी नोट वर फाउंड इन द पोजीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन अ ट्रैप देयर कैन बी अ प्रिजम्पशन। अगर जो
टेंटेड नोट्स हैं पब्लिक सर्वेंट के अगर पोजीशन में है तो वहाँ पर सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन लिया जा सकता है कि उसने पैसे लिए हैं। बट ये प्रिजम्पशन जो है रिब्यूटेबल है और अक्यूज जो है अपना एक्सप्लेनेशन देकर इसे रिब्यूट भी कर सकता है और क्योंकि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। हाउएवर देयर कैन बी नो प्रिजम्पशन ऑफ डिमांड एज सच, पर यहाँ पर ये प्रिजम्पशन है कि उसने डिमांड किया तभी वो एक्सेप्टेंस हुआ। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स द डिमांड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेस किया गया, अनलेस फॉर सच अ प्रिजम्पशन टू बी मेड द फाउंडेशन फैक्ट्स आर प्रूव। जब तक के डिमांड की जो है फाउंडेशन फैक्ट्स को प्रूव ना किया जाए और जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक डिमांड को हम प्रिज्यूम नहीं मान सकते। द फाउंडेशन फैक्ट्स जो हैं वो पॉइंट है जिस पर हम कंक्लूजन्स ड्राइव कर सकते हैं डिमांड के। दिस वुड इम्प्लाई दैट मियर रिकवरी ऑफ टेंटेड नोट, कि मियर रिकवरी है तो सेक्शन 20 जो है ड्रॉ नहीं होगा। सेक्शन 20 को ड्रॉ करना है तो फाउंडेशन फैक्ट्स को प्रूव करना होगा, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि अक्यूज ने जो है डिमांड किया और उसका डिमांड जो है वॉलंटरी था एंड इंटेंशनली ही नोज कि जो कुछ भी वो डिमांड कर रहा है वो ब्राइब है या इलीगल ग्रेटिफिकेशन है या अनड्यू एडवांटेज है। और यही बात कही गई बी जयराज में और उसके बाद के सनाथमा में, जो कि रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 21 फरवरी 2022 का, जिसका साइटेशन है 2022 SCC पेज नंबर 574। क्लियर है? अब चल रहे हैं अपन थोड़ा सा आगे। इट वॉज सबमिटेड दैट सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट स्पीक्स ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट और एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। क्लियर है कि सेक्शन 7 जो है 4 एलिमेंट पे एम्फेसाइज कर रहा है, या तो एक्सेप्टेंस हो या ऑब्टेनमेंट हो या एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट हो या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन हो। फर्दर द expression acceptance must be differentiated from the expression received as they convey different meaning in the context of section 7 of the act। और उनका ये भी कहना है कि एक्सेप्टेंस का जो एरिया है वो टोटली डिफर है फ्रॉम द रिसिप्ट। जब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 की, सेक्शन 7 जो है कभी भी स्पीक नहीं करता है ऑफ रिसिप्ट बट ओनली ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 7 कभी भी बात नहीं करता कि डिमांड जो है वो वॉलंटरी हो, अगर मियर एक्सेप्टेंस भी है तो सफिशेंट है। In order to convert receipt into acceptance, it should be proved that the demand is made from the bribe giver। अगर आपको कन्वर्ट करना है रिसिप्ट को एक्सेप्टेंस में तो ये साबित करना होगा कि कंसर्न पब्लिक सर्वेंट ने कंसर्न ब्राइब गिवर से जो है मनी डिमांड किया है। द ब्राइब गिवर शुड हैव ऑफर्ड द ग्रेटिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, द ब्राइब गिवर शुड हैव ऑफर्ड द ग्रेटिफिकेशन वाइल डिमांडिंग अ फेवर फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्राइब गिवर ने कोई मनी जो है ऑफर किया ताकि उसके पक्ष में जो है रिजल्ट्स आ सकें, जिसे हम कहते हैं फेवरेबल रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो ये बातों को जो है हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि मियर रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अनलेस ब्राइब गिवर हैड मेड एन ऑफर डिमांडिंग फेवर फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट। कि मियर एक्सेप्टेंस अपने आप में अपराध नहीं बनाएगा जब तक कि जो कंसर्न ब्राइब गिवर है उसने कोई ऑफर ना दिया हो कि ये पैसा आप रख लो और मेरा जो है काम करा दो। दिस फैक्ट इन इशू शुड बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस, और ये फैक्ट इन इशू जो है डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव होना चाहिए। हाउएवर इफ द ब्राइब गिवर और कंप्लेनेंट डाइज और टर्न हॉस्टाइल द फैक्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस देन इट कुड बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस हु हैज़ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द सेट ट्रांजेक्शन। और अगर वो फैक्ट डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव नहीं हो पा रहा है तो वहाँ सरकम एविडेंस पिक्चर में आएगी, बट एविडेंस पिक्चर में होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसी एविडेंस हम खड़ी कर दें जो फैब्रिकेटेड है। और सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन तभी रेस होगा कि जब एक्सेप्टेंस जो है कॉर्पोरेट हो रही है डिमांड से, और अगर केवल एक्सेप्टेंस है और कोई डिमांड प्रूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर 114 एविडेंस एक्ट की हद तक प्रिजम्पशन होगा, पर सेक्शन 20 PC एक्ट का प्रिजम्पशन जो है पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि फाउंडेशन फैक्ट जो है वो एब्सेंट हो गए। क्लियर है? चले आगे चलिए साथियों, आते हैं नेक्स्ट कैप्सूल पे। उनका ये भी कहना है कि once acceptance or obtainment or agreement to accept or attempt to obtain is proved, then presumption under section 20 concerning the motive and reward could be raised as far as section 7 of the act is concerned। तो कुल मिला के अगर प्रिजम्पशन ड्रॉ करवाना है तो या तो एक्सेप्टेंस प्रूव करें या ऑब्टेनमेंट प्रूव करें या एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट प्रूव करें या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन प्रूव करें। अगर ये फैक्ट्स प्रूव हैं तो ही जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अदरवाइज प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। बट एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट और एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कैनॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ प्रिजम्पशन। पर ये मतलब नहीं कि इसको आप प्रिजम्पशन से जो है साबित कर देंगे, पहले फाउंडेशन फैक्ट को स्टैब्लिश करें। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स निकल के आ गए देन प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ होगा। द रीज़न वाई सेक्शन 20 रेजेज अ लीगल प्रिजम्पशन, और यही कारण है कि सेक्शन 20 जो है बात करता है लीगल प्रिजम्पशन की, इन ऑर्डर टू प्रूव द मेंसरी ऑफ द अक्यूज, ताकि अक्यूज की जो है मेंसरी को हम प्रूव कर सकें। पब्लिक सर्वेंट न्यू दैट ही रिसीव्ड द इनकम ग्रेटिफिकेशन,
ताकि ऐसा हम साबित मान सकें कि उसने जानते बूझते कि जो वो ले रहा है वो ब्राइब है, उसने लिया है और इसके पीछे इसका एक मोटिव था और एक रिवॉर्ड था। किसी भी फैक्ट को, खासकर जो फैक्ट डिमांड और एक्सेप्टेंस को लेकर है, हम इजीली साबित नहीं कर सकते हैं बाय डायरेक्ट और एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिस कारण ये मैंडेट जो है रखना पड़ा कि अगर प्राइमरी फैक्ट्स रख दिए और उस पर कोई खंडन अक्यूज़ का नहीं है तो प्रिजम्पशन के सारे उन फैक्ट्स को प्रूव मानते हुए अक्यूज़ को जो है हम दोष सिद्ध कर सकते हैं। ये बेसिकली बात है। तो कुल मिला के बात क्या है कि फाउंडेशनल फैक्ट्स को साबित करना होगा। अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स नहीं है तो अक्यूज़ दोष सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। उनका ये भी आर्गूमेंट था, इट इज सबमिटेड बाय द लर्नेड काउंसिल दैट द एक्ट ऑफ ऑब्टेनमेंट कंटेन टू फैक्ट्स। अगर हम बात करें ऑब्टेनमेंट की तो उसमें दो फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो है प्रायर डिमांड और दूसरा है रिसीप्ट ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिमांड भी कर रहा है और वो अमाउंट को रिसीव भी कर रहा है। और ये दोनों एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करने चाहिए और इनको बियॉन्ड डाउट जो है प्रूव करना है। क्लियर है? द फैक्ट ऑफ डिमांड कुड बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस। अगर डिमांड की बात है तो उसको भी एविडेंस से प्रूव करना होगा। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट एविडेंस टू प्रूव ऑब्टेनमेंट और एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 कुड नॉट बी रेज। अगर परिवादी की साक्ष्य नहीं है तो वहाँ पर डिमांड का जो बेसिक फाउंडेशन फैक्ट्स है वो ख़त्म हो चुका है और प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। उस केस में ऑब्टेनमेंट और अटेम्प्ट जो है, अगर किसी विटनेस ने जो है देखा है तो विटनेस की सहायता से जो है प्रूव कर सकते हैं। बट अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो वहाँ पर कोई भी प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं करना चाहिए और किसी भी रूप में अक्यूज को दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए। उनके आर्गूमेंट थे कोर्ट में। उनका ये भी कहना है इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट, कि एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट है रिगार्डिंग द ब्राइब, द ऑफर शुड हैव बीन मेड बाय द कंप्लेनेंट। उस कंडीशन में ऑफर जो है वो देगा परिवादी और अक्यूज पब्लिक सर्वेंट जो है शुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, और वो ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर रहा है। इन दिस केस देर इज़ नो प्रायर डिमांड, कोई प्रायर डिमांड नहीं है। इवन इफ देर इज़ प्रूफ थ्रू अदर एविडेंस दैट पब्लिक सर्वेंट रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम द कंप्लेनेंट, और ऐसे साक्ष्य फाइल पर है कि कंसर्न परिवादी ने कोई ऑफर दिया और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक सर्वेंट ने, और उसके कॉन्सिक्वेंस में उसने कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी जो है रिसीव करी है, तो ये अपने आप में जो है सफिशेंट है टू कंक्लूड। बट उसके हिसाब से सेक्शन 7 जो है इजीली प्रूव नहीं हो जाएगा। अगर सेक्शन 7 को प्रूव करना है तो आपको डिमांड तो प्रूव करनी होगी और रिसीप्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस में, तभी सेक्शन 7 जो है अप्लाई होगा। और ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑफर जो है प्रोसीड हुआ और रिसीप्ट जो है कन्वर्ट हुआ एक्सेप्टेंस के अंदर। इन केस ऑफ ऑब्टेनमेंट रिसीप्ट जो है वो होता है प्रोसीडेड बाय डिमांड ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। देखो बेसिकली एक छोटी सी बात आप नोट कर लो, लिख लो। अगर एलिमेंट ऑफ ऑब्टेन है तो पब्लिक सर्वेंट डिमांड कर रहा है और पैसा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, और इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस उसको कंसर्न परिवादी जो है ऑफर कर रहा है और उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन है। बट जहाँ तक बात सेक्शन 7 की है तो वहाँ पर प्रायर डिमांड जरूरी है। अगर प्रायर डिमांड नहीं है तो सेक्शन 7 जो है अप्लाई नहीं होगा, भले ही 13(1) में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए। और रेफरेंस दिया गया यहाँ पर एम नरसिंहा राव का, इट वॉज कंटेंट दैट दिस कोर्ट हैज़ नॉट डील्ड विद डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 एंड 13(1)(d), और उन्होंने ये प्लीड किया कि इस कोर्ट ने उस केस में धारा 7 और धारा 13(1)(d) में डिफरेंशिएट नहीं किया with regard to difference between acceptance and obtainment, and also the non-applicability of presumption under section 20 in case which falls under section 13(1)(d) of the Act। उनका ये भी कहना है कि एक्सेप्टेंस में और ऑब्टेनमेंट में जो है डिफरेंशिएशन है, और सेक्शन 20 की बात तो बिल्कुल लागू होती ही नहीं है अगर हम 13(1)(d) PC Act की बात कर रहे हैं तो। उनका कहना यह है कि एम नरसिम्हा राव डज नॉट ले डाउन द राइट पोजिशन ऑफ लॉ। उनका कहना है कि एम नरसिम्हा राव राइट पोजीशन जो है लेट डाउन नहीं करता है। फर्दर विद रेफरेंस टू एम नरसिम्हा राव इट वॉज सबमिटेड दैट डिमांड बीइंग साइन गुवा नॉन, और उनका कहना यह है कि डिमांड जो है साइन गुवा नॉन है फॉर सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस भी है या रिसिप्ट भी है बट उसके लिए डिमांड जो है साइन गुवा नॉन है, और डिमांड को प्रूव करेंगे या तो डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर कोई भी डिमांड नहीं है तो मियरली ऑन द हाइपोथेसिस एंड मियरली ऑन द प्रिजम्पशन द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड। और उनका ये भी कहना है कि अगर ब्राइब गिवर ही नहीं है तो डिमांड प्रूव ही नहीं हो पाया, और जब डिमांड प्रूव नहीं है तो लीगल प्रिजम्पशन नहीं होगा, तो धारा 7 वैसे ही पिक्चर से आउट हो गया। और उन्होंने पी सत्यनारायण मूर्ति का रेफरेंस दिया और ये कहा कि ओनली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑफ कंडक्ट कैन बी रेज्ड
एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स तो आप रेज कर सकते हैं, चाहे धारा 4 की बात हो या धारा 114 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो, पर अगर आपको लीगल प्रिजम्पशन रेज करना है तो वहाँ पर फाउंडेशन फैक्ट्स साबित करने होंगे। पर फाउंडेशन फैक्ट्स के लिए परिवादी नहीं आया, वो सेल हो गया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और मियर रिकवरी है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन या यूज़ ऑफ करंट मीन्स और इलीगल मीन्स बाय पब्लिक सर्वेंट टू ऑब्टेन वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनियरी एडवांटेज, उसको जो है हम दोष सिद्ध नहीं कर सकते। क्लियर है? सिंपल सी बात तो है भाई, क्या घबराना अपने को। और उनका कहना यह भी कि किशन चंद मंगल वाले में जो सबमिशंस थे उसके अनुसार देयर शुड बी प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट। द सेट प्रिंसिपल वुड अप्लाई अंडर द एक्ट अंडर कंसिडरेशन, और यही प्रिंसिपल जो है अप्लाई करने पड़ेंगे हमें पीसी एक्ट के ऊपर। देयर कैन नॉट बी एनी इन्फ्रेंस ऑफ गिल्ट, कि गिल्ट का इन्फ्रेंस नहीं है, केवल प्रिजम्पशन है, पर प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा जब फाउंडेशन फैक्ट्स रिकॉर्ड पर होंगे। अगर फाउंडेशन फैक्ट रिकॉर्ड पर नहीं है तो हम अक्यूज को किसी भी रूप में दोष सिद्ध नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि द प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ पब्लिक सर्वेंट एलिस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इज साइन को नॉन, कि जो डिमांड वाली बात बताई है प्रोसिक्यूशन ने वो साबित करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। मियर एक्सेप्टेंस ऑफ और रिकवरी ऑफ टेंटेड नोट इज़ नॉट सफिशेंट, अगर मियर रिकवरी है, मियर एक्सेप्टेंस है तो सफिशेंट नहीं है टू ब्रिंग द अक्यूज्ड होम फॉर द गिल्ट। सबसे पहले डिमांड को साबित करो और फिर सब एक्सेप्टेंस को जो है साबित करो, और जब तक चेन ऑफ इवेंट जो है साबित नहीं होंगे हम अक्यूज को जो है दोष सिद्ध नहीं कर सकते। और कई जजमेंट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसको जो है यहाँ पर रिलाई अपॉन किया गया, ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 33 के ऊपर, ये आप निकाल के पढ़ लेना। द लर्नेड काउंसिल ऑल्सो कंटेंट दैट पी सत्यनारायण मूर्ति, द लर्नेड काउंसिल श्री आर बसंत कंटेंट दैट, एक वकील साहब इसमें और अपीयर हुए मिस्टर बसंत, उनका कहना यह है कि पी सत्यनारायण मूर्ति सही पोजीशन ऑफ लॉ जो है लेट डाउन नहीं करता है इन एवरी केस वेयर द कंप्लेनेंट इज डेड और डिमांड कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल, द अदर एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड कैन बी कंसिडर्ड टू ड्रॉ द इन्फरेंस, कि अगर परिवादी नहीं भी आया, उसकी मृत्यु कुछ भी काम हो गया, पर जो अदर एविडेंस फाइल पर है उससे हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। उनका कहना यह है कि देयर वाज एन एररनेस अजम्पशन इन पी सत्यनारायण मूर्ति वेयर इन इट इज़ ऑब्जर्व दैट ओनली डायरेक्ट एविडेंस इज साइन qua non, और उनका ये कहना है कि डायरेक्ट एविडेंस जो है साइन qua non है टू प्रूव द ऑफेंस, ये गलत अवधारणा है। द डिविजनल बेंच एज वेल एज द 3 जज बेंच देयरफॉर रेफर द मैटर टू द लार्जर बेंच, जिस कारण से ये मैटर जो है रेफर करना पड़ा लार्जर बेंच को, बट दैट इज़ नॉट द पोजीशन। इवन इन बी जयराज द कंप्लेनेंट टर्न हॉस्टाइल, कि कंसर्न परिवादी जो है वो हॉस्टाइल हो गया और कोर्ट ने जो है अदर एविडेंस को एग्जामिन किया और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन अब डिमांड को साबित नहीं कर पाया है बियॉन्ड डाउट, जिस कारण प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, पर अगर अदर एविडेंस फाइल पर है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन ड्रॉ करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि एम नरसिम्हा राव में भी परिवादी हॉस्टाइल हुआ था, बट जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की फाइल पर थी, इवन डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं थी, पर रेस्ट एविडेंस को बेस मानते हुए, सर्कमस्टेंसेस को सही मानते हुए कोर्ट ने जो है अक्यूज को दोष सिद्ध किया। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने दिया, इफ़ द अदर सर्कमस्टेंसेस सफिशिएंट टू प्रूव द केस इन दैट सिनेरियो द प्रोसिक्यूशन सक्सीडेड, अगर अदर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस जो है केस को प्रूव कर पा रही हैं तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो सक्सीड करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं अपने को? चलिए, इन एम नरसिम्हा राव द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड द केस बियॉन्ड डाउट, और एम नरसिम्हा राव में ये लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन ने जो है अपना केस साबित किया है बियॉन्ड डाउट, वेयर इज बी जयराज द प्रोसिक्यूशन वॉज अनसक्सेसफुल इन प्रूविंग सो, जबकि बी जयराज में ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाया था, जिस कारण दोनों ही फैसलों में कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ तो खड़े हैं बी जयराज और सत्यनारायण मूर्ति और एक तरफ खड़ा है एम नरसिम्हा राव। उनका कहना यह है कि प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 20 का वो अप्लाई होगा अगर फैक्ट और एक्सेप्टेंस जो है ऑफ द ब्राइब अमाउंट एज द केस में भी इज प्रूव्ड, कि अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है साबित हो गई है तो प्रिजम्पशन में ड्रॉ होगा। और इसे प्रूव करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का भी सहारा ले सकते हैं, भले ही डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो। दिस वुड बी सो पर्टिकुलरली इन ट्रैप केसेस, और यही फार्मूलाज जो है अडॉप्ट करना चाहिए ट्रैप केसेस में, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि परिवादी नहीं आ पा रहा है, वो सेल हो गया, डेड हो गया, कई कारण रहे, डैमेज नहीं हो प्रोसिक्यूशन को, कि अगर अदर फैक्ट्स और एविडेंसेस जो है फाइल पर है तो द फैक्टम ऑफ डिमांड कैन बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस और बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो दोनों से जो है प्रूफ
कर सकें, ये लिबर्टी जो है प्रोसिक्यूशन को दी जानी चाहिए। बल्कि हमारे लिए तो उल्टा और फ़ायदा हो गया, अगर एविडेंस डायरेक्ट नहीं है और केस शिफ्ट हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, तो इसमें जोड़नी पड़ेगी इनको चेन से चेन, और चेन से चेन अगर नहीं जुड़ी तो कुछ नहीं होगा, वैसे केस जो है इनका हो जाएगा बर्बाद। ठीक है जी, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है अपने को। साथ ही उसमें फिर एक एडवोकेट और भी अपेयर हुए जिनका नाम था सुशील कुमार जैन। The learned counsel also submitted that demand of valuable thing or pecuniary advantage either for himself or for some other person is necessary ingredient or sine qua non to bring the accused to bring home a conviction under section 7 and 13(d). तो इनका कहना यह था कि डिमांड जो है पेक्यूनरी एडवांटेज की वो आवश्यक है अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है पब्लिक सर्वेंट को धारा 7 में या 13(d) के अंदर, या दोनों में। डिमांड को जो है प्रूव कर सकते हैं या तो ऑक्यूलर एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पर प्रिजम्पशन एप्लीकेबल है केवल धारा 7, धारा 13(a), 13(b) और धारा 11 के पर्सपेक्टिव में। और डिमांड जो है एक बेसिक इंग्रेडिएंट है ऑप्टिंग का। हाउएवर दिस फाउंडेशन फैक्ट हैज़ टू बी प्रूव, पर इस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, ये फैक्ट प्रिज्यूम नहीं हो सकता। और सेक्शन 20 जो है अकीन है टू सेक्शन 4 ऑफ द PC Act 1947। Prior to the act coming into force, the offences against corrupt public servant were also observed under section 161 to 165 of the IPC। कि जब ये एक्ट फोर्स में नहीं आया था तो उससे पहले IPC में जो है प्रोविजंस दिए गए थे, और सेक्शन 4 जो है एक्ट का इसने प्रिस्क्राइब किया स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन को फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 165 एंड 161 ऑफ द IPC। और सेक्शन 31 जो है एक्ट का ये स्पेसिफिकली रिपील कर चुका था सेक्शन 161 और 165A को, और उसके बाद ये कन्वर्ट हुए सेक्शन 7 में और सेक्शन 11 के अंदर। और ये एक्ट जो है अब एक स्पेशल स्टैच्यू है, अपने आप में कंप्लीट कोड है। उनका ये कहना है कि अंडर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है एक बेसिक और फंडामेंटल राइट है, जबकि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का जो है कोई प्रिंसिपल नहीं है। और प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है बियॉन्ड डाउट साबित करना होगा, फाउंडेशन फैक्ट्स को स्टैब्लिश करना होगा। अगर वो फाउंडेशन फैक्ट्स रिकॉर्ड पर नहीं है तो अक्यूज को जो है दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक लेडी एडवोकेट अपीयर हुई है ऐश्वर्या भाटी जी। उनका कहना यह है कि जो रिपोर्ट है कंसर्न कमेटी की PC Act पे, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ सनातनम कमेटी, कंटेंट ये है कि करप्शन जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और लोगों का जो है सिस्टम से विश्वास उठ रहा है। और उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर रिलाई किया जिसका नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम राम सिंह, और कोर्ट का ध्यान दिलाया द एक्ट हैज़ बीन इंटेंड टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी इन करप्शन। कि एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि करप्शन और ब्राइबरी को रोकना, और जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें डर फैलाना। ये एक सोशल लिटिगेशन है ताकि इनलीगल एक्टिविटी बाय पब्लिक सर्वेंट को जो है हम रोक सकें, और इसलिए इन प्रोविजंस को जो है यहाँ पर लिखा गया है। प्रोसीजर डिलेज एंड टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ शुड नॉट परमिटेड टू डिफीट द ऑब्जेक्ट्स। कि अगर प्रोसीजर में डिलेज है या टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ है, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर ये अलाउ हुआ तो जो एक्ट का ऑब्जेक्ट था वो ख़त्म ही हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्राइमरी कंटेंशन था उनका वो ये था कि डिस्पाइट द कंप्लेनेंट having been died and having been turned hostile or not available for evidence even on the basis of other evidence the accused could be convicted। उनका ये कहना कि ऐसे कई जजमेंट इस कोर्ट के हैं कि जहाँ पर कंसर्न परिवादी उपलब्ध नहीं हुआ और या वो हॉस्टाइल हो गया या वो उसकी मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी जो है कन्विक्शन किए गए हैं। तो उससे एक बात समझ में क्या आती है हमारे को कि जजमेंट को नया तो नहीं है ना, जो पुरानी बातें थी उसको वापस से घोल कर जो है नई दवाई तैयार कर दी, बट ये दवाई भी वैसी है जैसे पहले दवाई थी और कुछ भी नहीं है भाई, टेंशन मत लिया करो। और उनका ये कहना था कि जजमेंट जो थे बी जयराज का और सत्यनारायण मूर्ति का उसको करेक्टली जो है डिसाइड किया गया है और क्वेश्चन को जो है राइटली जो है आंसर किया गया। तो चलो शुक्र की बात है कि सरकार की ओर से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे उनका कहना है कि बी जयराज और सत्यनारायण मूर्ति में जो पोजीशन ऑफ लॉ है बिल्कुल सही है और करेक्ट है। और लर्नेड ASG यहाँ पर अपीयर हुए मिस्टर JK सूद। उनका कहना है कि द इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर्टेन टू प्रूफ ऑफ गिल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 7 and 13(d) ऑफ द एक्ट इन केस वेयर द कंप्लेनेंट एविडेंस इज अनअवेलेबल। उनका कहना है कि इतनी सी बात है कि अगर परिवादी की साक्ष्य नहीं है तो केस का फेट क्या होगा, यही तय करना है कोर्ट को। उनका कहना है कि प्रूफ डज नॉट मीन्स प्रूफ इन सेंस ऑफ रिजिड मैनर। उनका कहना है कि प्रूफ का मतलब ये नहीं कि प्रूफ आप करेंगे इन द रिजिड एंड मैकेनिकल मैनर, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी एविडेंस से कोई रीजनेबल कंक्लूजन हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने हिसाब से साक्ष्य देगा, कंक्लूजन जो है ड्राइव करने हैं कोर्ट को। एंड वाइल रीचिंग
एट अ कंक्लूजन द कोर्ट कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस, और इस पूरे प्रोसेस में कोर्ट जो है इन्फरेंस ड्रॉ कर सकता है अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर। और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कैन बी मेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ये कोर्ट ले सकता है बाय अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और इसके लिए सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है प्रोविज़न दिए गए। तो प्रिजम्पशन जो है वो फैक्ट्स पे ड्रॉ हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अ फैक्चुअल प्रिजम्पशन। बट ये फाइनल और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, इनको रिपीट किया जा सकता है। बट जो लीगल प्रिजम्पशन है उसके लिए फाउंडेशनल फैक्ट्स को प्रूव करना होगा। अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स नहीं हैं तो वहाँ पर लीगल प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा, इनका भी यही कहना रहा है। और स्पेसिफिक इन्होंने एम्फेसाइज किया, thus under section 20 of the act it could be a presumption that the accused accepted or agreed to accept any gratification as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act only when the conditions are satisfied। उनका कहना है कि धारा 20 का प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि फाउंडेशनल फैक्ट्स को प्रूव करो, या तो प्राइमरी एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर एविडेंस ही नहीं है तो ये प्रिजम्पशन भी ड्रॉ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ऑब्टेन मीन्स सिक्योर और गेन समथिंग, वही वापस से रिपीटेशन आ रहा है फैक्ट्स का, और ये अलग है ऑब्टेन और एक्सेप्ट से। ऑब्टेन में क्या था कि आप मांग रहे हो और उसको प्राप्त कर रहे हो, और एक्सेप्टेंस में क्या है कि वो आपको ऑफर दे रहा है और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और कंसेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय नॉट ओनली लीडिंग एविडेंस बट ऑल्सो फ्रॉम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और जो ये फैक्ट्स हैं ये जो अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस हैं उससे साबित किए जा सकते हैं, और अगर वो खंडित नहीं हुए हैं तो उनसे भी इन्फरेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है भाई कि आपको जेरा तो आप प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब ये परिवादी कौशल करना, उसके बयानों से खिलवाड़ करना, इससे काम नहीं चलेगा। एट लेंथ जेरा करनी है अपने को, ठीक है जी। इसके अलावा एक अन्य आर्गूमेंट भी आए मिस्टर जोसेफ के। उनका कहना ये है कि अगर डेथ हो जाए, नॉन अवेलेबल हो जाए, कंसेंट परिवादी या वॉस्चर हो जाए, तो ये 3 इंस्टेंस है कि जहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग द डायरेक्ट एविडेंस, और डेथ और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी जो है विशेड नहीं करती है प्रोसिक्यूशन को, अगर अदर एविडेंस है और उस पर हम इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात ये निकल के आ रही है इस अध्याय में हमारे कि अगर बेसिक साक्ष्य फाइल पर है तो उससे भी इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सकता है अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो इतना सब ने भेजा लगा लिया, बट मोटा मोटा सार यही है, ठीक है जी। तो कुल मिला के TLO, IO, अदर एविडेंस से भी हमको जेरा करनी है और विरोधाभास जो है लेकर आना है, मोटा मोटा बात यही है। अब अध्याय नंबर 5 में जो है हम चर्चा में लेंगे कि क्वेश्चंस क्या थे रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट ने क्या क्या अपने व्यूज़ जो है लेके चले, और आप इसके लिए ज़रूर जो है पढ़ के आइएगा, और कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा है तो आप रेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो साथियों मिलते हैं अध्याय नंबर 5 में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।